नमस्कार दोस्तों। आज का अपना अध्ययन बिंदु है प्रमुख विधेयक। प्रमुख विधेयकों में आज हम 4 विधेयकों का अध्ययन करेंगे। 4 विधेयकों में सबसे पहला विधेयक है साधारण विधेयक, दूसरा विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा विधेयक है धन विधेयक और चौथा विधेयक है वित्त विधेयक। इन 4 विधेयकों का आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्या क्या इसकी विशेष बातें हैं, उन विशेष बातों की जानकारियां प्राप्त करेंगे। विधेयकों की जानकारियों से पहले इसकी सामान्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विधेयक जो होते हैं वो विधेयक संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी संसद के सदन में रखा जाता है। एक सदन से पारित होकर विधेयक दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन से वो विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करते ही विधेयक इसका रूप ले लेता है, विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है, यानी विधेयक कानून के रूप में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार एक जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। अब जो विधेयक हैं वो 2 प्रकार के सदस्यों द्वारा सदन में रखे जाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी सदस्य। अब सरकारी सदस्य कौन से हैं और गैर सरकारी सदस्य कौन से हैं? सरकारी सदस्य जो मंत्री हैं वो सभी सरकारी सदस्य कहलाते हैं और मंत्रियों के अलावा जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो जब विधेयकों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ अपने को ये बातें आएंगी कि ये विधेयक सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये विधेयक जो होता है ये गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अपने को सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो मंत्री होते हैं वो सरकारी सदस्य कहलाते हैं, मंत्रियों के अलावा जो सदस्य होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। ये तो थी सामान्य बातें। अब अपन देखते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है? संविधान का जो अनुच्छेद 107 है वो साधारण विधेयक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 107 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है तो वो विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। साधारण जो विधेयक है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों को इस पर बराबर के अधिकार हैं, दोनों सदनों को समान अधिकार है। जब साधारण विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा से पारित हो जाता है और ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को इस पर 6 माह में निर्णय करना आवश्यक है। 6 माह में सहमति या असहमति देनी आवश्यक है। साधारण जो विधेयक हैं वो दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है और इस पर किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति की कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। साधारण विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है, पारित होने के उपरांत ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास इस विधेयक पर निर्णय लेने के लिए 3 प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक पर निर्णय के लिए 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, यदि हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा सकता है, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए, और एक बार पुनर्विचार के लिए यदि दोबारा ये आ जाता है संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास, तो दोबारा राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। तीसरी जो शक्ति है वो वीटो की शक्ति है। उसमें राष्ट्रपति न तो हस्ताक्षर करते हैं और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बल्कि विधेयक को अपने पास रख लेते हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार का जो अधिकार है उसको वीटो का अधिकार कहा जाता है और इसे जेबी वीटो कहा जाता है। तो ये साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के 3 शक्तियां प्राप्त हैं। यदि साधारण विधेयक पर दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। ये अनुच्छेद 108 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये तो था साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के बाद दूसरा जो विधेयक होता है वो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक है।
संविधान में संशोधन किए जाते हैं इस विधेयक द्वारा, और इस विधेयक की विस्तृत जो जानकारी है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। 368 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि साधारण संविधान संशोधन जो विधेयक है वो 3 तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में इस विधेयक के अंतर्गत 3 तरीके से संशोधन होते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करके इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे अपने को पता है जीएसटी बिल जो आया था, जीएसटी बिल में जो 101वां संविधान संशोधन था, जीएसटी बिल आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन आवश्यक हो, यानी संघीय ढांचे से संबंधित कोई बिल होता है तो उसमें राज्यों से अनुमोदन होना भी आवश्यक होता है। यह है संविधान संशोधन विधेयक। 3 तरीके से संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन विधेयक भी साधारण विधेयक की तरह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और दोनों सदनों को इस पर भी समान अधिकार प्राप्त हैं। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। विधेयक सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस पर किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। ये सभी जो बातें हैं वो सामान्य विधेयक की तरह ही संविधान संशोधन विधेयक में होती हैं। इसके अलावा संविधान जो संशोधन विधेयक है उसमें जो विशेष बात है वो विशेष बातें इस प्रकार हैं। पहली बात है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं। राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति प्रदान करेगा। ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1970 में ये प्रावधान कर दिया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। दूसरा इसमें किया गया, संविधान जो संशोधन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक सदन द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर दूसरा सदन सहमत नहीं होता है तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। ये 2 विशेष बातें हैं जो अपने को ज्ञात होनी चाहिए। बाकी तो लगभग समान ही बातें हैं, साधारण विधेयक के समान है, लेकिन इसमें विशेष बात है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता इस विधेयक को, और इस विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये 2 बातें इसमें स्पष्ट दी गई हैं। इसके अलावा यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा में भेज दिया जाता है, उसके उपरांत लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लोकसभा पारित होकर राज्यसभा में जब विधेयक जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक भी लोकसभा भंग होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आता है और उस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो वो विधेयक समाप्त नहीं होता है, बल्कि जो नई लोकसभा गठित होगी उस नई लोकसभा में वो विधेयक रखा जाएगा। अब तक 126 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान में 126 संविधान संशोधन सदन में रखे जा चुके हैं, जिसमें से 104 संशोधन पारित भी हो चुके हैं। 104वां अभी हाल ही में हुआ है, जो कि SC/ST से आरक्षण से संबंधित था। आरक्षण की जो समय सीमा है वो 2030 तक बढ़ाई गई है इस संशोधन द्वारा। तो ये सभी बातें अपने को मालूम होनी चाहिए जो कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंधित हैं। जो विशेष बातें हैं, विशेष बातों को विशेष तौर से ज्ञात होनी चाहिए कि इस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाना होता है। दूसरा, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। तीसरे प्रकार के जो विधेयक हैं वो तीसरे प्रकार का विधेयक है धन विधेयक। तीसरे प्रकार का विधेयक धन विधेयक। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और धन विधेयक के बारे में 3 बातें बताई गई है कि यदि कोई कर लगाते हैं या कर को समाप्त करते हैं, या फिर भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना है या उसमें धन डालना है, या भारत सरकार कोई ऋण लेती है या ऋण से संबंधित कोई कानून में परिवर्तन करती है, तो ये सभी बातें धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। ये जो बातें हैं, इन बातों से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। कर लगाने से संबंधित, कर समाप्त करने से संबंधित, संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन डालने से संबंधित, धन निकालने से संबंधित, भारत सरकार से ऋण लेना, ऋण से संबंधित कानून में परिवर्तन करना, ये सारी बातें धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं।
बाकी जो भी विधेयक हैं, अन्य अगर कोई विधेयक आता है और विधेयक पर जो निर्णय करना होता है कि धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। धन विधेयक की विशेष बात है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा को इस पर 14 दिन में निर्णय देना होता है। 14 दिन में यदि राज्यसभा निर्णय नहीं देती है तो राज्यसभा से इसको पारित मान लिया जाता है, यानी राज्यसभा को इस पर अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकती है, धन विधेयक में परिवर्तन नहीं कर सकती। राज्यसभा क्या कर सकती है? धन विधेयक पर केवल अपनी सुझाव दे सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। धन विधेयक जो है वो धन विधेयक सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यदि किसी धन विधेयक को हम सदन में रखते हैं, लोकसभा में रखते हैं, लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। धन विधेयक केवल सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के पास जब हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देना अनिवार्य है। धन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो धन विधेयक है उसमें बहुत सारी विशेष बातें दी गई है। पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी बातें धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। कर लगाने से, समाप्त करने से संबंधित, संचित निधि, आकस्मिक निधि से संबंधित, ऋण से संबंधित, ये सब बातें धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। और धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्यसभा को केवल 14 दिन में इस पर निर्णय करना होता है। धन विधेयक केवल सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गैर सरकारी सदस्य धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। धन विधेयक पर किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है ही नहीं। अक्सर प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। कथन और कारण का प्रश्न भी आता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये तो था धन विधेयक। चौथा जो विधेयक है वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में दिया गया है। वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में दिया गया है। अनुच्छेद 117 में इसके बारे में बताया गया है कि वित्त से संबंधित वित्तीय जो भी मुद्दे हैं वो सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक जिस प्रकार धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी प्रकार वित्त विधेयक भी लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और धन विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। बाकी की जो भी समस्त कार्रवाई हैं वित्त विधेयक संबंधित, वो सभी कार्रवाई साधारण विधेयक के समान ही होती हैं। साधारण विधेयक के समान, साधारण विधेयक में जिस प्रकार अपन ने देखा कि इस प्रकार विधेयक दोनों सदनों से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त हैं, दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, वो सारी बातें वित्त विधेयक पर भी लागू होती हैं। तीसरा अपन ने एक प्रश्न देखा था इसमें धन विधेयक के अंतर्गत कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार अपन ने आज 4 प्रकार के विधेयकों का अध्ययन किया। चारों प्रकार के विधेयकों में महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की। ये सभी जानकारियां परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस पॉलिटिकल हब फॉर यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी रोजाना एक अध्ययन बिंदु का अच्छी तरह से अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए अगले जो अपना कोई बिंदु है उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उस बिंदु का नया वीडियो
आने तक के लिए आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।